दोस्तों, स्टोरीज बिहाइंड वॉर एंड पीस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के ज़रिए मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए जंग और शांति के बीच की कुछ हैरान कर देने वाली स्टोरीज लेके आएंगे। तो बने रहिए आखिरी तक। कैसे एक टॉप मिलिट्री नाजी ऑफिसर जिसने 60 लाख जोइश यहूदियों का कत्ल किया गैस चैम्बर्स में। 60 लाख कम नंबर नहीं है ये। और वो पकड़ा जाता है सिर्फ अपने बेटे की आशिकी की वजह से। ये ऑपरेशन प्लान करती है दुनिया के सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी इसराइल की, जो कि मोसाद है। बहुत से लोगों को मोसाद का नाम मालूम होगा, काफ़ी मूवीज़ में भी आते हैं। इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी है मोसाद के प्लान्स के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर। ये ऑपरेशन था ब्रिंग इचमैन डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा इचमैन को लेके आना है इसराइल में। ये वीडियो दोस्तों मैंने 2 पार्ट में बनाया है, और वीडियो के इस पार्ट 1 में आपको बताऊंगा कि एडोल्फ इचमैन ने ऐसा क्या क्या किया था कि यहूदी मतलब इजराइलीज़ मतलब जोइश, यहूदियों को इंग्लिश में जोइश बोलते हैं, और ये जोइश की जो होली लैंड है वो इसराइल है। इनकी जो धरती है वो इसराइल है, तो इसे हम लोग इसे इसराइलीज़ भी बोलते हैं। उसके खून के प्यासे हो गए थे, मतलब यहूदी इचमैन के खून के प्यासे क्यों थे, तो पहले पार्ट में हम ये देखने वाले हैं। तो मोसाद इसराइल की स्पाई एजेंसी है, और ये दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसियों में आती है। सबसे डेडलीस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है ये ऐसी एजेंसी है, अगर आप इसके ऑपरेशन सुनेंगे, किससे सुनेंगे, कोवर्ट ऑपरेशन सुनेंगे, आपको लगेगा कोई पिक्चर की कहानी चल रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी मूवी बनी है इसके इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के ऊपर। मोसाद का मतलब हिब्रू में होता है द इंस्टीट्यूट। हिब्रू भाषा इसराइल की भाषा है, यहूदियों की भाषा है। इसमें होता है द इंस्टीट्यूट, और देखा जाए तो ये ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जिसमें ख़तरनाक से ख़तरनाक जासूस बनाए जाते हैं। सबसे डेडलीस्ट जासूस इसमें ही बनाए जाते हैं। मोसाद का प्राइमरी टास्क था यहूदियों की पूरी दुनिया से बचा के उनके मदरलैंड, उनकी पवित्र धरती इसराइल लाना। यहूदियों की ये पवित्र धरती है इसराइल। ये लोग सीरिया, इजिप्ट से हज़ारों यहूदियों को बचा बचा के ये लोग इसराइल लेके आते थे। दूसरा मोटो था इनका, जितने भी नाजी ऑफिसर्स हैं जर्मनी से जो छुप छुपा के भाग गए, उनको पकड़ के ख़त्म करना मतलब बहुत बहुत बुरी तरीके से ख़त्म करना। और जो बचे कुचे जो कभी मिल नहीं पाए, वो ज़िंदगी भर डर डर के जीते रहे। बाकी कोवर्ट ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, ये तो इनका एक मोटो है जो कि हर इंटेलिजेंस एजेंसी का होता है। इनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी है, मैंने ये मूवी लिख रखी है जैसे, और इसके अलावा भी बहुत सी मूवीज़ है, बहुत सी सीरीज़ इनके ऊपर बनी है। नेटफ्लिक्स पे भी सीरीज़ अभी आई है। पर मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ, मैं द इम्पॉसिबल स्पाई एंड द स्पाई, ये मूवी आपको देखने के लिए रिकमेंड करूँगा, जिस पे मैं आगे वीडियो भी लाने वाला हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, या जो आज का हमारा मिशन हम देखेंगे, ब्रिंग इचमैन डेड और अलाइव, इस पे 2 मूवीज़ बनी है, द हाउस ऑन गैरीवेल्डी स्ट्रीट 1979 में, एंड द ऑपरेशन फिनाले 2018 में। और ये मूवी में भी यही बताया गया है जो मैं आज पूरे आपको बुक से बताऊंगा मोसाद की, कि इचमैन को कैसे लाया गया। बहुत चालाक, बहुत ख़तरनाक एक मोसाद को एक नाजी का ऑफिसर, उसको कैसे मोसाद ने पकड़ा। ये है एडोल्फ इचमैन। रैंक के हिसाब से बोला जाए तो कर्नल एडोल्फ इचमैन, बहुत शातिर, क्रूर हत्यारा। ये गैस्टापो में ऑफिसर था। गैस्टापो के बारे में दोस्तों आपको अगर मैं सब बताऊंगा तो आप सुन नहीं पाएंगे। गैस्टापो में एक स्पोर्ट बहुत फेमस था। इस स्पोर्ट के हिसाब से हर एक गैस्टापो का जो सिपाही भी है, उसे यहूदियों को ढूंढना होता था, गांव के गांव में जाना होता था। एक गैस्टापो के सिपाही को दिन में 20 यहूदियों को मारना होता था। वो भी कैसे? हेडशॉट, सर पे गोली। और ये इनका खेल चलता था, ये गांव के गांव यहूदियों के जला देते थे। मर्डर, रेप,
बहुत नॉर्मल था गैस्टापो के लिए। फिशमैन हिटलर के बहुत वफादार ऑफिसर्स में से एक था और उसने हिटलर को एक फाइनल सॉल्यूशन दिया था कि लाओ हज़ारों हज़ारों यहूदियों को ट्रेन से पूरे यूरोप से कॉन्सेंट्रेशन कैंप तक, क्योंकि उस टाइम तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पे ही हिटलर का कब्ज़ा हो चुका था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, बहुत से लोगों ने ये नाम सुना होगा। ये ऐसे डिटेंशन कैंप्स थे जहाँ पर सारे यहूदियों को या कुछ ऐसे लोगों को जो हिटलर की आर्यन रेस के नहीं थे, जो प्योर जर्मन्स नहीं थे, उनको लाया जाए, या हैंडीकैप लोगों को, हैंडीकैप आप समझ रहे होंगे, उन बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाया जाए और उधर पे उन्हें रखा जाए। टाइम आने पे उन्हें गैस चैम्बर में ठूस दिया जाए, भर दिया जाए। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप उसके पूरे यूरोप में कई जगह पर थे। सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप था ऑशविट्स कैंप, जो कि पोलैंड में था। पोलैंड पे हिटलर ने सबसे पहले ही हमला किया था, तो उधर पे एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया था ऑशविट्स। अगर आप ये गूगल भी करेंगे, आज भी बहुत से यहूदी इधर पे हर साल विज़िट करते हैं, क्योंकि हर एक यहूदी की अगर आप देखेंगे कोई ना कोई फैमिली का उस कैंप में मरा ही है, उसे मारा है। इन फोटो में आप लोग देख सकते हो कुछ रैक हैं। आप ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप के रैक देखिए। ये एक रैक में सिंगल रैक में 20 से 25 लोगों को सुलाया जाता था, ठूस देते थे इस रैक्स में। सो कैसे भी, जानवरों से भी बदतर हालत थी। और टाइम आने पर इन्हें गैस चैम्बर्स में भर दिया जाता था। ये गैस चैम्बर्स बहुत बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे, जिसमें गैस के पाइप अंदर आते थे और इनकी कैपेसिटी थी कुछ हज़ार लोगों की। और इसमें सिर्फ एक छोटा सा दरवाज़ा होता था, जिससे एक एक आदमी, एक एक पर्सन अंदर आ सकता था। गैस चैम्बर्स के बाहर लोगों को लाइन में खड़ा किया जाता था, फिर उन्हें सारे कपड़े उतारने को कहा जाता था कि उन लोगों को नहाने जाना है शावर में। तब तक लोगों को स्टार्टिंग में नहीं मालूम था कि गैस चैम्बर्स में होता क्या है। ये तो बाद में जब लाखों लाखों लोगों को अंदर मार दिया गया, तब लोगों को पता चलने लगा कि अंदर जाके होता क्या है। लोग अंदर जाते थे, शावर चलता था। शावर से एक्चुअली पानी तो नहीं, गैस निकलती थी, गैस रिलीज़ होती थी। गैस का नाम था ज़ाइक्लोन बी, जो कि एक टाइप की साइनाइड गैस थी, बहुत जहरीली साइनाइड गैस थी। बेचारे लोग अंदर चिल्लाते थे, चीखते थे, उनकी आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती थी। और ये आवाज़ें इसलिए भी थी कि वो दरवाजे के सफोकेट हो जाते थे, बिल्कुल हेल्पलेस थे, कुछ कर ही नहीं सकते थे। उन किसी के सामने उसका बच्चा तड़प रहा है, कोई लोग खुद तड़प रहे हैं, उनके रिलेटिव्स तड़प रहे हैं और मर रहे हैं, और बिल्कुल हेल्पलेस है। ये आवाज़ें 15-20 मिनट तक चीखने चिल्लाने की रहती थी। लोग दरवाजे की तरफ भागते थे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, पर 15-20 मिनट के बाद ये आवाज़ें पूरी शांत हो जाती थी। अब मैं आपको बता दूं कितना दर्दनाक था ये सब। लोग कुछ टेढ़े मेढ़े पड़े हुए तड़पते रहते थे जब दरवाज़ा खोला जाता था। उनके स्किन पर रेड और ग्रीन धब्बे पड़ जाते थे गैस की जहर की वजह से। मुंह से झाग निकलता था और आँखों और कानों से खून निकल रहा होता था लाशों की। इन सारी लाशों को बाद में ले जाके दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। ये देखिए, ये ऑशविट्स का बहुत फेमस कैंप था। ये ऑशविट्स में ये वुमेंस कैंप है। ये 1944 की फ़ोटो है, ये रियल फ़ोटोज़ हैं सब। ये सारी है नीचे जो औरतें हैं, रोल कॉल इनका चल रहा है किचन के बाहर। रोल कॉल के बाद इन्हें गैस चैम्बर्स में अंदर डाल दिया जाता था। ये देखिए ऊपर की फ़ोटो, गैस चैम्बर। अपने में ये कमरा बहुत डरावना लग रहा है। सोच के देखिए, इधर पे हज़ार हज़ार लोग चिल्लाते हुए मर गए, उनका पूरा परिवार तड़पते हुए मर गया। ये आप नीचे की फ़ोटो देखिए, ये किसी एक कैंप के सेक्टर के लोगों के कपड़े, जो कि पहले उतरवा के फेंक दिए जाते थे। ऐसे कई कपड़ों के ढेर जब नाज़ी जर्मनी युद्ध हार गया उसके बाद मिले। ये किसी मूवी का सीन नहीं है, ये लाशों के ढेर की एक रियल फ़ोटो है। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है। गेस्टापो, जिसका लीडर एचमैन था, जिसको लीड एचमैन कर रहा था, यहूदियों को सर पर लाइन में खड़ा करके गोली मारते थे
और ऐसी कई लाशों के ढेर कुछ ही दिनों में बना देते थे। लेकिन यही सच्चाई है, यही होता है जब जंग और नफ़रत होती है। और सच तो ये है दोस्तों, आज हम 75 या 80 सालों के बाद भी इस अत्याचार को दोहराने की संभावना रखते हैं। क्यों? ये सवाल हम सबके जहन में आना चाहिए। ये मैसेकर, नरसंहार बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ, यहूदी। ये यूक्रेन 1942 की पिक है, जिसमें गैस्टापो के लोग औरतों और बच्चों को शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप साउथ जर्मनी में तो इन बच्चों, जुड़वा बच्चों की फ़ोटो है कैंप से, जिन्हें नाजी डॉक्टर जोसेफ मैंगले के एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखा जाता था। ये शहर है बेलारूस, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका। इस शहर में बहुत से नाजी छुप के रहते थे और ऐसा भी कहा जाता है, यह दावा किया जाता है कई लोगों से, कहीं बुक्स में भी लिखा हुआ है कि हिटलर ने अपने आप को गोली मारने का नाटक रचा था। उसने अपनी जगह अपने डबल को गोली मारी थी और वो जर्मनी से भाग के साउथ अमेरिका में आके बस गया था। और वो हिटलर की ये फेवरेट जगह थी बेलारूस, वो इधर पे रहता था छुप के क्या, उसके पास बहुत बैकअप भी था। बैकअप का मतलब उस काफ़ी नाजी प्रो ऑर्गेनाइजेशंस थी, ऐसा बोलते हैं। अगर आप लोग इधर पे एक नाम पढ़ोगे ODESSA, ये शॉर्टकट है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, एजेंसी थी ये फॉर्मर नाजी ऑफिसर्स की, जो नाजियों को वॉर के बाद, जब नाजी लोग युद्ध हार गए, नाजी जर्मनी युद्ध हार गया, उन्हें यूरोप से बाहर निकालने में मदद करती थी और उन्हें साउथ अमेरिका में सेटल करवाती थी। साउथ अमेरिका के अगर हम कुछ देश देखेंगे, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया, इधर पे लाके उन्हें सेटल करती थी। नाजी ऑफिसर्स ने जर्मनी से अरबों रुपए और कई किलो सोना युद्ध हारने से 1 साल पहले से ही भिजवाना चालू कर दिया था अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, क्योंकि ऐसा भी था, वो कहीं ना कहीं जानते थे कि हम लोग लड़ाई हारने वाले हैं, हिटलर हारने वाला है, नाजी जर्मनी ये लड़ाई हारने वाली है। तो सारे टॉप नाजी ऑफिसर्स को चुपचाप, वो लोग चुपचाप भागे और अर्जेंटीना में आके ज़्यादातर इस जगह पे आके बस गए। ये नाजियों की फेवरेट जगह भी थी। उस टाइम पे अर्जेंटीना और जर्मनी काफ़ी करीब भी थे रिलेशंस में। अर्जेंटीना में भी हिटलर की आइडियोलॉजी कई जगह पे फॉलो होती थी, उधर की गवर्नमेंट और हिटलर, जो इधर की गवर्नमेंट के सत्ता जिसके पास थे, और हिटलर काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तो बोला जाता है हिटलर को या नाजी ऑफिसर्स को अर्जेंटीना में बैकअप भी बहुत ज़्यादा था। कुछ टॉप, अगर मैं मिलिट्री ऑफिसर्स की बात करूँ जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, एडोल्फ इचमैन या जोसेफ मैंगले, जिसे मौत का सौदागर भी बोलते थे, ये दोनों लोग भी अर्जेंटीना भाग के आए थे। एक साथ ही आए थे, पर जोसेफ मैंगले का भी मिला ही नहीं, इचमैन मिल गया। ये है नाजी डॉक्टर जोसेफ मैंगले, जिसे एंजल ऑफ डेथ भी कहते थे। ये जुड़वा बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता था, उसके लिए काफ़ी फेमस भी था। इसका एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस था, हेट्रोक्रोमेटिक आइज़ के ऊपर। मतलब जिन लोगों की दोनों आंखें डिफरेंट कलर की होती हैं, दोनों आंखें जिनकी अलग अलग कलर की होती है, उनकी आंखें निकलवा के बर्लिन मंगा लेता था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ये भी साउथ अमेरिका भाग गया था, पहले अर्जेंटीना गया, फिर ये बोलीविया गया, फिर ये ब्राज़ील में पहुंचा। ऐसा माना जाता है, एक बुक पब्लिश हुई थी कि ये डॉक्टर हेलमट ग्रेगर के नाम से रहता था। और 2009 की एक बुक के हिसाब से मैंगले ने अपने एक्सपेरिमेंट करना छोड़े नहीं थे ट्विंस के ऊपर। इस पब्लिश बुक में ऐसा बोला जाता है, ब्राज़ील का एक टाउन था कैंडिडो नाम का, जिसमें 5 प्रेगनेंसीज में से एक प्रेगनेंसी हमेशा जुड़वा बच्चों की होती थी। उसमें ट्विंस बच्चे होते थे और वो बच्चे एक जैसे, सबके ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज़ के बच्चे थे वो। मतलब उस टाउन में हर 5 औरत जो गर्भवती होती थी, उसमें से एक गर्भवती महिला के जुड़वा बच्चे होते थे, और हर जुड़वा बच्चों के ब्लू आइज़ होती थी और ब्लॉन्ड हेयर होते थे।
अगर इसके बारे में आपको और जानना है, इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और जानना है कि ये ट्विंस बच्चों पे ऐसा क्यों एक्सपेरिमेंट करता था, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं जो कि डॉक्टर मैंगले के ऊपर है। उसमें मैं और अच्छे से बताया है मैंने। अभी तक की कहानी में हमने एडोल्फ एचमैन और उसके जैसे सन की नाजीज़ के बारे में बात की, तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं सर्च फॉर एचमैन। एचमैन को कैसे ढूंढा। ये फ़ोटो में जर्मनी के अटॉर्नी जनरल फ्रिट्स बेयर हैं। ये भी यहूदी थे। जब हिटलर 1933 में सत्ता में आया था तो ये जर्मनी से अपनी फैमिली को लेके भाग गए थे, निकल गए थे। 1957 में एक दिन इनके ऑफिस में एक लेटर आता है साउथ अमेरिका के एक देश अर्जेंटीना से। वो लेटर एक यहूदी हरमन नाम के आदमी का होता है। हरमन देख नहीं सकता था क्योंकि उसकी आंखें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फोड़ दी थी, पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप से हरमन निकलने में कामयाब हो जाता है। हरमन की बेटी एक निक नाम के लड़के के साथ डेट कर रही थी। ये निक कभी कभी हरमन की बेटी को अपने डैड के बारे में बताता था कि मेरे डैड नाजी जर्मनी में बहुत बड़े ऑफिसर थे और उन्होंने 30 से 40 लाख यहूदियों को मरवाया था। अगर जर्मनी युद्ध नहीं हारता, अगर जर्मनी वॉर नहीं हारता, तो वो सारे यूरोप के यहूदी ख़त्म कर देते। निक कभी भी अपने घर का ना तो एड्रेस बताता था, ना ही कभी घर पर इनवाइट करता था। बस हरमन की बेटी को उसके घर की गली मालूम थी। हरमन की बेटी को थोड़ा शक होता है और वो हरमन की बेटी ने कभी भी निक को ये नहीं बताया कि वो जोइश है, वो यहूदी है। ये बात वो अपने डैड हरमन को बताती है और हरमन और उसकी बेटी निक के ऊपर तहकीकात शुरू करते हैं। उन्हें शक होता है कि निक एचमैन का ही बेटा है। ये जो लेटर आता है जर्मनी के अटॉर्नी के पास, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये इसमें जो एड्रेस लिखा होता है 4261 कैला चैकाबुको। कैला का मतलब स्ट्रीट होता है स्पेनिश में। ये हरमन ने भेजा होता है। इसके बाद अटॉर्नी फ्रिट्स कांटेक्ट करते हैं मोसाद के चीफ से, जो कि उस टाइम होते हैं इसर हेरल। इसर हेरल उस समय के मोसाद के चीफ, इन्हें लिटिल इसर भी बोला जाता था। मोसाद के चीफ को रेमसेट बोला जाता है इजराइल में, रेमसेट। तो अभी से मैं रेमसेट इसर बोला करूँगा, मतलब चीफ इसर। बोला जाता है 1930s में ये यूरोप से भागकर शिप से पैलेस्टीन आए थे और साथ में एक गन, वो भी ब्रेड के पैकेट के अंदर छुपा के लेके आए थे। तब इज़राइल तो नहीं था, इज़राइल की जगह वो पैलेस्टीन हुआ करती थी। तो रेमसेट इसर इचमैन को पता करने के लिए एजेंट्स को अर्जेंटीना भेजते हैं। वही एड्रेस जो अटॉर्नी जनरल को मिला था जर्मनी के, 4261 कैल चैकाबुको। ये 4261 कैल चैकाबुको, कैल का मतलब होता है स्ट्रीट, चैकाबुको। इचमैन का पता करने के लिए एजेंट को जब उधर पे भेजते हैं, एजेंट कुछ तहकीकात करते हैं। एजेंट इस स्ट्रीट पे जाके हैरान हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रीट बिल्कुल स्लम थी, बहुत गरीबी वाली वो बस्ती थी। उससे बिल्कुल लगता है कि इधर पे एचमैन रह ही नहीं सकता, क्योंकि एचमैन बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत रॉयल से वो रहता था। तो कुछ तहकीकात आगे होती है। वो हरमन जो अर्जेंटीना में ब्लाइंड जोइश था और ये एजेंट मोसाद का, ये तहकीकात करते हैं और इन्हें पता चलता है जो ये एड्रेस पे जो घर है वो ऑस्ट्रियन फ्रांसिस्को शिमिट के नाम से है। एक ऑस्ट्रियन बंदा है फ्रांसिस्को शिमिट, और उसने दो लोगों को ये रेंट पे दे रखा है, दो फैमिलीज़। एक फैमिली थी डेगोटा नाम की, दूसरी फैमिली थी रिकार्डो क्लेमेंट। तहकीकात चालू होती है। हरमन वो ब्लाइंड जोइश जिसने लीड दी थी अर्जेंटीना में, और मोसाद के एजेंट, दोनों को इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि इचमैन वो ऑस्ट्रियन फ्रांसिस्को शिमिट के नाम से रह रहे हैं। तो मोसाद फ्रांसिस्को शिमिट पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, पर पता चलता है वो इचमैन नहीं है। इस बीच एजेंट ने काफ़ी तहकीकात घर की भी की थी। इचमैन
कि घर पे एजेंट घर के बाहर बालकनी से देखता है और बोलता है कि ये इचमैन की बीवी हो ही नहीं सकती, इचमैन की बीवी तो बहुत खूबसूरत थी, ये औरत इचमैन की बीवी नहीं हो सकती। इस वक्त अगर हम सोचेंगे कि इचमैन क्यों नहीं दिखा, इस वक्त इचमैन घर से हज़ारों किलोमीटर दूर मर्सिडीज बेंज, जो अभी की बहुत फेमस कंपनी है, उसके प्लांट में नौकरी करता था, हज़ारों किलोमीटर दूर। फाइनली केस क्लोज हो जाता है क्योंकि जब ये ऑस्ट्रियन शिमिट नाम का जो ऑस्ट्रियन बंदा था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या यही इचमैन है, वो बंदा इचमैन नहीं निकलता। तो फाइनली केस क्लोज होता है और लिटिल इसर को ऐसा लगता है कि वो जो ब्लाइंड जोइश था अर्जेंटीना में, उसको कोई गलत फहमी हुई होगी, उसको ऐसा लगा होगा कि ये इचमैन है, पर वो इचमैन नहीं था। इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने के करीब एक साल बाद जर्मनी के वो अटॉर्नी जनरल फ्रिट्ज बेयर, जिन्होंने लीड दी थी इसर हेरल को कर्नल इचमैन के बारे में, वो इज़राइल आते हैं काफ़ी गुस्से में मोसाद के हेडक्वार्टर्स में। वो बताते हैं कि मोसाद ने इन्वेस्टिगेशन ही गलत किया, मोसाद का जो एजेंट गया था उसने इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत डायरेक्शन में किया। वो घर का ओनर ऑस्ट्रियन फ्रांसिस्को शिमिट इचमैन नहीं है। ऑस्ट्रियन शिमिट ने जिन दो लोगों को अपना घर रेंट पर दिया था उनमें से एक था इचमैन और वो था रिकार्डो क्लेमेंट। ये देखिए दोस्तों आईडी, ऊपर की जो आईडी है ये रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से इचमैन की आईडी है, ये मर्सिडीज बेंज के प्लांट की आईडी है उसकी। और जो नीचे की आईडी है वो आईडी उसने इटालियन डेलीगेशन से बनवाई थी, तो उसने अपना पूरा बेस ही अलग तैयार कर दिया। उसने ऐसा दिखाया था मैं इटालियन हूँ जो माइग्रेट हुए अर्जेंटीना में। काफ़ी शातिर तरीके से उसने ऐसी और कई और भी आईडीज़ बनवाई थी रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से। फाइनली रिकार्डो क्लेमेंट पर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और मोसाद के एक्सपीरियंस्ड एजेंट जिवी एरोनी कंफर्मेशन भेजते हैं कि क्लेमेंट ही इचमैन है। ये फाइनल कंफर्मेशन थी। जिवी एरोनी, ये देखिए, ये है जिवी एरोनी जो ब्रिटिश आर्मी में लड़े थे नाजियों के खिलाफ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी थे ये। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें पता चलता है कि अब इचमैन का परिवार कैली चेकाबुको नाम की स्ट्रीट पर नहीं रहता, ये अभी उधर से कुछ दूर स्ट्रीट गैरीबेल्डी में रहता है। ये स्ट्रीट काफ़ी फेमस स्ट्रीट है। उस टाइम इचमैन के घर के पास के शहर में ही उनकी नौकरी लगी थी। इचमैन की नौकरी घर के पास के शहर में ही लगी थी। वो रात के 8 बजे की बस नंबर 203 से उतरता था और बस स्टैंड से अपने घर तक ये कैली गैरीबेल्डी स्ट्रीट पर पैदल जाता था। 8 या 8:05 पे उसकी बस आती थी। ये सब टाइमिंग इचमैन की घर आने की, घर की फ़ोटो जिवी एरोनी ने इन्वेस्टिगेट करके कंफर्म की थी। तो जिवी एरोनी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है। जिवी एरोनी के फाइनल कंफर्मेशन के बाद मोसाद चीफ इसर सेटिस्फाइड हो जाते हैं और प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, जो थे बेन गुरियन, उस टाइम के प्रधानमंत्री। बेन गुरियन इसर से बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि इचमैन को जिंदा या मुर्दा लेके आओ, ब्रिंग इचमैन डेड और अलाइव। फिर सोच के थोड़ी देर के बाद बोलते हैं हल्की आवाज़ में, कोशिश करो उस हत्यारे को जिंदा पकड़ के लाओ। तो रेमसेट इसर हेरल 12 लोगों की टीम बनाते हैं और उन 12 लोगों में से एक खुद मोसाद चीफ इसर होते हैं और दूसरे जिवी एरोनी, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ। और सारे ऐसे एजेंट होते हैं जिन्होंने नाजियों के हाथों अपने परिवार के किसी न किसी करीबी को खोया था। उनमें से कुछ एजेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे रफ़ी ईतन, ये कमांडर थे इस ऑपरेशन के, रफ़ी ईतन। इन्होंने एक ब्लास्ट के दौरान अपने कानों की सुनने की पावर ख़त्म हो गई थी, इनके कान मतलब ख़राब हो गए थे, तो ये बिना हियरिंग एड से, बिना मशीन के ये नहीं सुन सकते थे। दूसरे हैं यहूदित, ये फ़ीमेल थी और ये काफ़ी कट्टर यहूदी थी। तो इन्होंने एक्चुअली वॉलंटियर किया था, इन्होंने ज़बरदस्ती बोला था कि मुझे जाना है इचमैन को पकड़ने। थर्ड आप देख रहे हैं याकूब मेदत, ये हुलिया बदलने में बहुत माहिर थे।
फोर्थ है सलाम दैनी। ये बिल्कुल जीनियस थे, इनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। ये टैलेंटेड पेंटर थे। डॉक्यूमेंट फॉर्जरी में इन्हें महारत हासिल थी। कहते हैं ये कंसंट्रेशन कैंप से एक टॉयलेट पेपर पर ऑथराइजेशन लेटर बनाकर भागे थे। एक मोसाद का एवेंजर्स ग्रुप था, उसमें पर्सनली ये नाजीज़ को हंट करते थे। एक ऑपरेशन में तो मोरक्को से 500 से 600 यहूदियों को उनके पवित्र धरती इज़राइल में लाना था, तो इन्होंने 500 से 600 नकली पासपोर्ट बनाए थे। आज भी इनके नकली पासपोर्ट बनाने के टूल्स इज़राइल के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। नेक्स्ट है पीटर मेल्किन। ये 12 साल की उम्र से इज़राइल की धरती के लिए 12 साल की उम्र से लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी खुद की सगी बहन और उनके बेटे, उनको नाजियों ने शूट कर दिया था, मार दिया था कंसंट्रेशन कैंप्स में। तो दोस्तों, ये थी मोसाद की फ़ाइनल टीम और उनमें से कुछ लोग। आज का मेरा पार्ट 1 वीडियो ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और देखें कैसे इशमैन हाथ आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।